गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। और यहाँ से भी नेट और CSIR नेट और गेट में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। देखिए, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, पाथ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सा अगर एक अगर रिएक्शन को अगर हम एज्यूम करते हैं, सपोज एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एक रिएक्शन है हमारा ए, ये फाइनली कंप्लीट होके बना पी। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट मतलब शुरुआती स्टेज। ये रिएक्शन में शुरुआती स्टेज में ये जो हमारा सिस्टम था ए था, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये हमारा बन गया पी। पी हो गया फाइनल स्टेट, ए हो गया इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पाथ। ठीक है, पाथ का मतलब होता है सिंपली एक मैकेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है ए में, ये कुछ समय के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पी में। ठीक है, तो अब हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ए जो है बाय पाथ 1 जो है बी पर आया या फिर ए जो है बाय पाथ 2 बी पर आया। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग मैकेनिज्म के फॉर्म में भी कहें तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ए था कुछ देर के बाद ये बी बन गया फाइनल अपना स्टेट को कम्प्लीटली फाइनल स्टेट में आने के बाद। तो बस यही इसका मेन प्रोसेस है। और इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर ये जो एंट्रोपी है ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ पर उसका कोई निर्भरता नहीं होता है। और वो जो होता है अपने फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में जो उसका सिस्टम होता है उसका वैल्यू उसी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी सिस्टम हमारा अगर मान लीजिए ए पर है तो ए के समय अगर उसका जो भी एंट्रोपी वैल्यू है वो अगर ए से बी पर जाएगा और बी से वापस ए पर भी आएगा तो उसका एंट्रोपी वैल्यू वही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। ए से अगर बी पर आ गया हमारा सिस्टम तो बी का जो अपना एंट्रोपी वैल्यू होगा वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर बी से ए पर जाएगा तो ए का जो पहले एंट्रोपी वैल्यू था वो ए से बी पर आने के बाद फिर वापस से ए पर आएगा तो भी उसका एंट्रोपी वैल्यू वही रहेगा। और ये बी के लिए भी वो सेम बात एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कई सारे कार्नोट साइकिल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जब कार्नोट साइकिल को डिस्कस किए थे तो उसका एक छोटा सा हम लोग ब्रीफिंग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, हम लोग कार्नोट साइकिल जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर एक सिंपल प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ को हम लोग ड्रॉ किए थे। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि 1 मोल ऑफ, हम लोग एक ऐसा एज्यूम किए थे कि एक सिस्टम है, सिस्टम जो कि ये मान लेते हैं हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा सोर्स था और ये हमारा सिंक था। ठीक है, सिंक, और ये हो गया सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग देखे थे कि जो सिस्टम है हमारा सोर्स से हीट को एब्जॉर्व करता है, उस हीट एब्जॉर्ब जितना भी किया है वो हमारा वैल्यू होता है Q2। Q2 हीट एब्जॉर्ब किया, कुछ यूज़फुल वर्क करता है और यूज़फुल वर्क करने के बाद मतलब ये जो हीट एब्जॉर्ब किया हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, यूज़फुल वर्क में, और जो बचा हुआ हीट होता है वो रिलीज़ कर देता है जो कि सिंक में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि ये जो सिस्टम है ये कार्नोट साइकिल टोटल 4 स्ट्रोक से बना होता है। 4 स्ट्रोक मीन्स 4 प्रोसेस, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपैंड हो रहा है मतलब फैल रहा है, फैलेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। किसी कोई भी कंटेनर हो, अगर वो कंटेनर में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिल है, कंटेनर का साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर जाहिर सी बात है घटेगा और एक्सपैंड हो रहा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या दिखाएंगे, ये प्रेशर ऊपर जा रहा है और नीचे की ओर आएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ग्राफ में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। पहला स्टेप था हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है मतलब प्रोसेस हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। मान लीजिए यहाँ पर एट अ पॉइंट ए हमारा प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T2। ठीक है, अब यहाँ से B पर आया तो B पॉइंट पर हमारा प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो जाएगा V2, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T2 रहेगा। अब यहाँ से क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि कोई भी हीट जो है सिस्टम में ना ही इंटर होगा और ना ही रिलीज होगा। इस कंडीशन में ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। पॉइंट सी पर प्रेशर और डिक्रीज कर गया, इधर देखिए प्रेशर का ग्राफ नीचे आ रहा है, वॉल्यूम का ग्राफ जो है आगे की ओर भाग रहा है। तो प्रेशर घट के हमारा P3 हो गया, वॉल्यूम बढ़ के V3 हो गया। टेम्परेचर जो है वो एक्सपेंशन के केस में डिक्रीज कर जाता है व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एडियाबेटिकली, और ये हमारा टेम्परेचर हो गया T1।
ठीक है। अब 2 बार एक्सपैंड हुआ, अब इसको वापस से हमको कंप्रेस करना है और इसके ओरिजिनल स्टेट पर लेकर के जाना है। तो स्टेप 3 क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा कि जो प्रेशर है हमारा, देखिए यहाँ पर ग्राफ प्रेशर का ऊपर जा रहा है, मतलब P4 प्रेशर इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज होकर हो गया V4, और ये आइसोथर्मल केस है तो टेम्परेचर हमारा T1 ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वो सॉरी एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये जो स्टेप 3 था ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन था, और स्टेप 4 जो हो गया हमारा वो एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया। स्टेप कंप्रेशन हुआ और सिस्टम जो हमारा ओरिजिनल स्टेट पर रीस्टोर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते हैं कि जितना हीट एब्जॉर्ब होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है, मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ वर्क उतना इक्वली हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक एफिशिएंसी का भी स्टेप आया था, जहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी का वैल्यू को देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर सेम ये जो पूरा स्टेप है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये सभी एक स्टेप जो है एक कार्नोट साइकिल को पूरा कंप्लीटली डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब हम लोग आते हैं अपने मेन ग्राफ के ऊपर, तो हमारा मेन मोटिव है जिसको कि हम लोग को समझना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट्स को देखेंगे, एक इंट्रोपी का जो वैल्यू होता है और दूसरा इंट्रोपी जो हमारा स्टेट फंक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए इंट्रोपी का जो वैल्यू होता है दैट इज टोटल, हम लोग जो है एग्जैक्ट किसी प्रोसेस के लिए जो है हम लोग किसी एक स्टेट के लिए हम लोग, जैसे सपोज कीजिए कि एट इनिशियल स्टेट हम लोग इंट्रोपी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, या फिर डायरेक्टली फाइनल स्टेट के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते, मगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में जो इंट्रोपी चेंज हो रहा है, मतलब इंट्रोपी जो बदलाव आ रहा है, यानी कि इंट्रोपी या तो घट रहा है या इंट्रोपी बढ़ रहा है, उसी को इंट्रोपी चेंज बोलते हैं, और वो इंट्रोपी चेंज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग डेल एस लिखते हैं, ये हो गया फॉर इंट्रोपी चेंज, और ये जो वैल्यू होता है ये हमारा होता है Q रिवर्सिबल बाई T, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन होता है, उसको हम लोग इस प्रोसेस, मतलब ये जो ग्राफ है उसके थ्रू हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये जो हमारा सिस्टम है A, और ये है हमारा सेकेंड फाइनल स्टेट B, मतलब सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट में A के फॉर्म में रहता है, फाइनल स्टेट में जाने के बाद B के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा है पाथ 1 और ये है हमारा पाथ 2, मतलब ये जो ऊपर से जो लाइन आ रहा है ये पाथ 1 है, ए जब बी में चेंज हो रहा है और फाइनली बी से ए में जा रहा है, ये पाथ 2 से होकर के जा रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि पाथ 2 से होकर के ही जाएगा, ये पाथ 1 के थ्रू भी रिट्रेस हो सकता है फॉर ए में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना भी स्टेप्स देख रहे हैं, ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये पूरा एक जो है छोटा छोटा कार्नोट साइकिल का ये पूरा कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी हम लोग यहाँ ग्राफ में देखें, ठीक उसी तरह ये जो ऊपर वाला लाइन नीचे आ रहा है ये हो गया हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन नीचे आ रहा है ये हो गया हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। फिर ये जो नीचे से लाइन ऊपर की ओर जा रहा है ये हो गया हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये जो लाइन जा रहा है ये हो गया हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। लास्ट स्टेप हो गया हमारा सिस्टम को ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर देता है। ठीक उसी तरह जब सेकंड कार्नोट साइकिल चल रहा है तो उसके लिए ये हमारा लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आइसोथर्मल, ये हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ऐसा ही जो है ये सारा जो छोटा छोटा कार्नोट साइकिल्स है ये चलता रहेगा, और ये जो सिस्टम है हमारा फॉलो होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेप ए से स्टेप बी जाने के लिए कई, मतलब ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल स्टेप में हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रोसेस रिवर्सिबल स्टेप में कैरी होता है वो बहुत छोटा छोटा स्टेप्स में कैरी होता है, इतना छोटा स्टेप में कैरी होता है कि उसको हम लोग एग्जैक्टली जो है उस पूरे सिस्टम को जो है हम उसके अपोजिट वे में उसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस ए से बी जाने के बीच में आप लोग देख रहे हैं छोटा छोटा कई सारे कार्नोट साइकिल्स के होते हुए ये प्रोसेस जो है हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पर हम लोग जब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि कोई भी सिस्टम कितने भी स्टेप्स को फॉलो करे फाइनली वो अपने इनिशियल स्टेट पर रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। अगर हम ये वाले एक कार्नोट साइकिल प्रोसेस को देख रहे हैं तो ये भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रीस्टोर हो रहा है। यहाँ से अगर सेकंड कार्नोट साइकिल चल रहा है तो वो भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आकर के रीस्टोर हो रहा है। थर्ड स्टेप में भी सेम हम लोग देख रहे हैं कि वो अपने इनिशियल प्रोसेस पर आकर के रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़े थे तो वहाँ पर एक हमारा जो टर्म आया था एफिशिएंसी, ठीक है। और एफिशिएंसी के केस में एक हम लोग को एक इक्वेशन आया था दैट इज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, ठीक है। ये वन और ये नेगेटिव साइन कैंसलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको जब हम लोग फर्दर रीअरेंज करते हैं तो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू
Q2 बाई T2 आता है इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि Q2 जो है, अभी हम जो कार्नोट साइकिल को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर बताए थे कि Q2 जो है हमारा हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, और जब थर्ड स्टेप आता है हमारा दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, उस केस में जो हीट रिलीज करता है वो हमारा होता है Q1, और एब्जॉर्प्शन जो होता है हीट का वो होता है हमारा Q2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। ठीक है, और Q2 जो है हमारा एब्जॉर्प्शन है और Q1 जो है हमारा रिलीजिंग होता है। अगर इस स्टेप को हम इधर लेकर के जाते हैं तो ये हमको मिलता है Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि Q2 बाई T2 माइनस Q1 बाई T1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, Q2 बाई T2 प्लस माइनस Q1 बाई T1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्नोट साइकिल के केस में जो है Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 का जो वैल्यू हो रहा है वो फाइनली 0 आ रहा है, और ये जो है वैल्यू ईच कार्नोट साइकिल के लिए वैलिड है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे समेशन ऑफ ईच क्यू, समय यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समेशन ऑफ ईच Q बाय T टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल लिखेंगे समेशन ऑफ Q बाई T इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि Q बाई T टर्म जो है यहाँ पर 0 आ रहा है, और अगर ये जो हमारा कार्नोट साइकिल है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहेगा, तब उस केस में ये जो वैल्यू है हमारा, ये समेशन ऑफ dQ बाई T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये dQ इसलिए हम लोग लिखेंगे क्योंकि हीट चेंज जो होगा बहुत ही छोटा अमाउंट में होगा, क्योंकि ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पर ये जो कार्नोट साइकिल का जो प्रोसेस जो कैरी हो रहा है, ये बहुत छोटे छोटे कार्नोट साइकिल को मिला करके जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होते हुए A से B पर जाता है, फिर B से A पर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग समेशन ऑफ ईच dQ बाई T टर्म इज इक्वल टू 0 यहाँ पर एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को ये तो ईच टर्म का यहाँ पर समेशन 0 आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि इस पूरे सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है A से B और B से A, तो इसमें कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। अगर ये जो एंट्रोपी चेंज है A से B और B से A आने में अगर 0 मिलता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एंट्रोपी जो है हमारा स्टेट फंक्शन है। वो कैसे प्रूफ होगा, देखिए एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन है मतलब अगर A से B में गया तो यहाँ पर किस पाथ से गया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड है। तो A से B पर गया तो हमारा कुछ वैल्यू सपोज कीजिए इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो फिर वापस से अगर B से A पर आएगा तो जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज कर जाएगा, तो A का वैल्यू पहले जितना था उतना ही रहेगा, तो इसलिए हमको कोई भी नेट वैल्यू कुछ मिलेगा नहीं, वो 0 आएगा। या फिर अगर स्टेट B के लिए लेते हैं तो B के भी केस में वो 0 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारा 0 आता है तब हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारा जो एंट्रोपी है, एज्यूम क्या करेंगे, वो प्रूफ करेंगे कि वो हमारा प्रूफ होगा कि एंट्रोपी जो है हमारा स्टेट फंक्शन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं होता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इज completed in 2 steps the integration of the term summation of dq by t is given by dq by t from A to B, B to A समेशन ऑफ dq by t। जब ये सिस्टम B पर आ गया, B से फिर वापस से A पर जा करके अपने आप को रीस्टोर करेगा ओरिजिनल स्टेट में, उसके लिए ये वाला टर्म हमारा हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू समेशन ऑफ dq by t, और ये टर्म जो है हमारा 0 के बराबर होता है, जो कि अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में इसको रीराइट करेंगे A to B dq बाई टी प्लस समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ B to A ऑफ dq बाई टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म 0 के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये दोनों टर्म का जो सम है इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे विथ नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट टर्म को जो है इंटीग्रल पार्ट को हम लोग एज इट इज लिखेंगे इन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B to
ए समेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है अगर इसको हटाते हैं तो ये जो लिमिट वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ए टू बी डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू, ये हम लोग लिमिट को रिवर्स कर देते हैं तो ये नेगेटिव साइन हट जाता है एज पर द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है हमारा एंट्रोपी का, राइट हैंड साइड में भी एंट्रोपी का इक्वेशन सेम है। ये दिखाता है कि जितना एंट्रोपी स्टेप 1 में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अगर हम ए से बी में जाते हैं तो उतना ही एंट्रोपी वैल्यू जब हम वापस लौटेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब यहाँ पर जितना गेन होगा उतना ही यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ये ऊपर वाले स्टेप से हम लोग देख सकते हैं, जितना इक्वल वैल्यू स्टेप फॉर पाथ 1 के लिए है उतना ही वैल्यू हमारा पाथ 2 के लिए है विथ नेगेटिव साइन। मतलब अगर स्टेप 1 में जितना एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, स्टेप 2 में हमारा एंट्रोपी वैल्यू उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ यहीं से इस पूरे सिस्टम में 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। हम यहाँ पर टोटल 2 पॉइंट्स को डिस्कस करें, एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमको एंट्रोपी का फाइनल वैल्यू फाइंड करना है फॉर अ स्टेट चेंज। मतलब कोई भी अगर स्टेट चेंज हो रहा है उसमें एंट्रोपी वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी वैल्यू। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जैसा कि देखें, अगर स्टेट ए से बी जाए या बी से ए जाए, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अगर ए से बी जाने में जितना एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा, मान लेते हैं कि डिक्रीज हो रहा, उतना ही एंट्रोपी बी से वापस ए आने में इंक्रीज होगा। ये ऊपर वाला इक्वेशन इस बात को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि अगर स्टेट ए से बी में चेंज हो या मतलब अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी सिस्टम ए से अगर बी जा रहा है या फिर बी से वापस ए आ रहा है, कोई अगर एक पार्ट को कंसीडर करते हैं, सपोज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए से बी में चेंज होने में कितना एंट्रोपी चेंज आ रहा है, मतलब कितना एंट्रोपी का वैल्यू हमको मिलेगा जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमको सिंपल सा बस ये वाला इक्वेशन को लेना है और यहाँ पर एंट्रोपी चेंज का जो वैल्यू होगा, अगर हम ए से बी ले रहे हैं मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम चेंज फ्रॉम ए टू बी के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एंट्रोपी वैल्यू को डी क्यू बाई टी बाई टेकिंग लिमिट फ्रॉम ए टू बी। और ये जो वैल्यू है हमारा डी क्यू बाई टी, ये होता है हमारा डी एस के बराबर, ठीक है। और इस डी एस का जब इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा हमारा एस, और इसका जो लिमिट होगा ए टू बी। इसका मतलब हुआ कि एंट्रोपी ऑफ स्टेट बी माइनस एंट्रोपी ऑफ स्टेट ए इज इक्वल टू डेल्टा एस। और यही हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो हमको एंट्रोपी चेंज के लिए बताएगा और ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। अब यहीं से जो है हमको एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है मतलब स्टेट चेंज होगा तभी एंट्रोपी चेंज होगा, अगर स्टेट चेंज नहीं होगा तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम ए से बी गए तो जो भी एंट्रोपी चेंज हो वापस बी से ए पर आ गया तो हमारा जो इनिशियल स्टेट था ओरिजिनल स्टेट पर रीस्टोर हो गया। तो अगर जब हमारा सिस्टम रीस्टोर हो रहा है तो हमारा एंट्रोपी भी रीस्टोर होगा, मतलब एंट्रोपी चेंज कुछ भी नहीं होगा। उस कंडीशन में ये जो वैल्यू है हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर ए टू बी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर बी टू ए को जब हम लोग ऐड अप करेंगे तो हमको वैल्यू 0 आएगा। जैसे इस इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ फर्दर ऐड करते हैं, ठीक है। ये पूरा जो एंट्रोपी चेंज है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट एंड फाइनल टू इनिशियल स्टेट, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज हमको जो मिलेगा फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ पर हमको मिल रहा है डी क्यू बाई टी, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा बी टू ए डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। और यही वैल्यू हमको देता है जब हम किसी भी साइक्लिक प्रोसेस पर कंप्लीट इंटीग्रेशन करते हैं तो। और इसीलिए आप देखिए कहीं भी एंट्रोपी का जो वैल्यू है हमारा फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज का वैल्यू हमको 0 आता है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं दिस इक्वेशन के साथ दिस इक्वेशन को ऐड किए तो जितना एक स्टेप में एंट्रोपी चेंज हुआ था उसका नेगेटिव चेंज सेकंड स्टेप में हुआ, तो ये दोनों का एडअप हमको यहाँ पर 0 मिलता है। और यही दिखाता है कि एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एंट्रोपी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होता है। और ये देख सकते हैं आप किसी भी बुक में देखिएगा तो एंट्रोपी वैल्यू फॉर अ साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 होता है। और यही प्रूफ करता है कि हमारा एंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनिशियल से फाइनल गया और वापस फाइनल से ओरिजिनल इनिशियल स्टेट पर रीस्टोर हो गया, तो हमारा एंट्रोपी का जो वैल्यू है 0 आया। और यहाँ पर हम लोग ये जो सर्कल लेते हैं ये दिखाता है साइक्लिक स्टेट के लिए, क्योंकि जहाँ से शुरू हो रहा है सिस्टम वापस वहीं पहुँच रहा है। तो अगर जहाँ से शुरू होता है सिस्टम का चेंज और वापस से फाइनल कई सारे स्टेप्स को प्रोसेस करने के बाद अपने ओरिजिनल स्टेट पर रीस्टोर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और उसके लिए हमारा एंट्रोपी वैल्यू 0 होता है और यही शो करता है। एंड दिस पार्ट ऑफ द एंट्रोपी proves that entropy is a state function because the cyclic integral of entropy will give the value is equal to 0। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है।